हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए आएंगे इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में। कॉन्ट्रास्ट मटेरियल बेसिकली एक पदार्थ होता है, एक द्रव्य होता है जो हार्ट की नलियों में हम इंजेक्ट करते हैं एंजियोग्राफी के दौरान। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो नॉर्मल नलियों में जो रक्त का प्रवाह या ब्लड सब होता है, वो एंजियोग्राफी की मशीन जो है, यानी जो कैथ लैब की मशीन होती है, उसमें जो रेडिएशंस पास होते हैं उसमें वो नलियाँ नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि वो रेडिएशन ब्लड के थ्रू एंड थ्रू क्रॉस हो जाता है। तो अब वो रेडिएशन को रोकना ज़रूरी है। अगर रेडिएशन के बीम्स को हमने रोका नहीं तो जो मशीन में है वो ब्लड के थ्रू कहीं से भी पास करे तो मशीन पर फोटो सेम ही आएगी और उसमें कोई नलियों को अलग ब्लॉकेज या कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वो ब्लॉकेज दिखे उसके लिए ज़रूरी है कि हम नलियों के अंदर एक ऐसा मटेरियल इंजेक्ट करें जो कॉन्ट्रास्ट के बीम को रोक पाए, उन्हें आसपास पेनिट्रेट ना होने दे अपने थ्रू। तो ही वो डिफरेंस जो बीम का जो आ रहा है इंटेंसिटी का मशीन में, वही इंटरप्रेट करता है मशीन, और उसको एक इमेज के फॉर्म में मशीन पर एक पिक्चर आ जाती है जिससे पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज है या नहीं। तो ये मशीन पर ब्लॉकेज दिखे या मशीन पर नलियों का स्ट्रक्चर दिखे, उसके लिए एक नलियों के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करना पड़ता है। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, कैसा होता है, किस तरह से मटेरियल का बना होता है, इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, इनके क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। और रेगुलर और सीटी एंजियो में कितने कॉन्ट्रास्ट अमाउंट को यूज़ होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, नो कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी क्या होता है, उस बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा। थोड़ा अकेडमिक है लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटीज़ वाली पॉइंट्स इसमें बात करेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये टॉपिक को एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस कंटेंट को देखकर उसका लाभ ले सकें। और डेफिनेटली आपकी सब्सक्रिप्शन करने से हमें चैनल के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि हम अच्छा और यूज़फुल कंटेंट आपके लिए रेगुलरली ला सकें। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। कॉन्ट्रास्ट क्या है? बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, नलियों को ओपेसिफाई करने के लिए या नलियों में रेडिएशन बीम थ्रू एंड थ्रू क्रॉस ना हो जाए, ब्लड के बदले एक ऐसा मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है जो ब्लड को रिप्लेस करके या ब्लड के साथ उस नली में भर जाता है। और जब नली कॉन्ट्रास्ट से भर जाती है, उस सेम टाइम पर हम रेडिएशन बीम को बॉडी के थ्रू क्रॉस करते हैं। जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल वहाँ पे रेडिएशन बीम को अपने थ्रू क्रॉस होने नहीं देता है, जिसकी वजह से नलियों की एक फ़ोटो मशीन पर आ जाती है। इमेज इंटेंसिफायर मशीन जो कि जो सियाम रहता है उसके दूसरी एक साइड रेडिएशन बीम एमिट करने वाली मशीन रहती है और एक साइड इमेज इंटेंसिफायर रहता है जो कि उस बीम को कैप्चर करके इमेज में इंटरप्रेट करता है। तो जो इमेज इंटेंसिफायर है वो इस बीम को एक्सेप्ट करता है और उसको उसके डिजिटलाइज करता है और मशीन पर या स्क्रीन पर हमें उसकी फ़ोटो आ जाती है, जिसके माध्यम से हम असेसमेंट कर सकते हैं कि नली में ब्लॉकेज है या नहीं। तो एंजियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट इसेंशियल आइटम है, इसेंशियल मटेरियल, जिसके बिना एंजियोग्राफी पॉसिबल नहीं है। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एंजियोग्राफी में यूज़ होता है। बेसिकली ये एक आयोडीनेटेड मटेरियल है। आयोडीन कंटेन एक द्रव है जो कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि रेडिएशन बीम उसके थ्रू क्रॉस नहीं कर पाती है। इसमें कई तरह का कॉन्ट्रास्ट होता है, आइसोऑस्मोलर, नॉर्मोऑस्मोलर, हाइपरऑस्मोलर, इस तरह के कॉन्ट्रास्ट होते हैं, और आयनिक, नॉन आयनिक, इस तरह के क्लासीफाई इसको अपन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयनिक और नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। आयनिक कॉन्ट्रास्ट यानी उस कॉन्ट्रास्ट में कुछ आयनिक पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से एक चार्ज उसमें होता है। ये आयनिक कॉन्ट्रास्ट पहले ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये बॉडी के लिए थोड़ा डेंजरस है क्योंकि इसमें हार्ट पर बहुत सिग्निफिकेंट लोड पड़ता है, किडनी को भी ये ज़्यादा डैमेज करता है। ओवरऑल भले ये सस्ता है, रेगुलर कॉन्ट्रास्ट से सस्ता है, लेकिन ये बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। इसको आज भी कुछ हॉस्पिटल्स में जहाँ लो रेट एंजियोग्राफी वगैरह किया जाता है वहाँ पे इसको किया जाता है यूज़ प्रिडोमिनेटली, क्योंकि इसका कॉस्ट रेगुलर कॉन्ट्रास्ट से 1/3 ऑफ द कॉस्ट है या आधा है रेगुलर कॉन्ट्रास्ट से इसका कॉस्ट। पर इसको यूज़ करना उतना जस्टिफाइबल नहीं है क्योंकि जो लोग ऑलरेडी हार्ट फेलियर में है, जिनका पंपिंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका हार्ट सडनली इससे फेल हो सकता है, लंग्स में पानी भर सकता है, किडनी ऑलरेडी जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसका किडनी खराब हो सकता है। तो आयनिक कॉन्ट्रास्ट सस्ता भले है लेकिन उसमें पेशेंट को बाद में कीमत चुकानी पड़ती है उसके इन टर्म्स ऑफ सिस्टम डैमेज। सीटी एंजियो में काफ़ी लोग आयनिक कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करते हैं क्योंकि सीटी एंजियो में कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। रेगुलर एंजियो में तो हमारे कैथेटर एंजियो में खाली 10 ml कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है या 20 ml यूज़ होता है। सीटी एंजियो में 100 ml यूज़ होता है। तो कई बार कॉस्ट को बचाने के लिए काफ़ी लोग आयनिक कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। इसकी वजह से बॉडी पर कई बार लोड पड़ता है और सीटी एंजियो कराने के बाद 2-3 दिन तक व्यक्ति को
ख़राब अनुभव होता है, अच्छा नहीं लगता उसको, बॉडी एक तरह से वॉल्यूम ओवरलोड स्टेटस में आ जाती है तो ख़राब लगता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट में आयनिक और नॉन आयनिक का फ़र्क है। पिछले काफ़ी सालों से जब से नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट आना चालू है, ज़्यादातर लोग हम लोग कैथ लैब में नॉन आयनिक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहते तो हार्ट को कंपेरेटिवली लोड कम करते हैं, तो नुकसान हार्ट और किडनी को भी कम होता है। और ज़्यादा जो सेंसिटिव पेशेंट्स है या जिनका हार्ट और किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कंपेरेटिवली सेफर है, कॉस्ट इसका 2 से 3 गुना रहता है, लेकिन कंपेरेटिवली सेफर है। इसके अलावा ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रास्ट को डिफाइन किया जाता है, यानी कि ब्लड के कंपैरिजन में उस कॉन्ट्रास्ट में जो मटेरियल है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, या कितना ज़्यादा है। जो आयनिक कॉन्ट्रास्ट रहते हैं उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, ब्लड से कई गुना ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो कॉन्ट्रास्ट हम इंजेक्ट करते हैं तो वो फ्लूइड बैलेंस को वो करता है। कोई भी ब्लड में अगर आप ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी का कोई भी मटेरियल डालते हैं तो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम को सक करता है और फ्लूइड हीमोडायनामिक्स बॉडी के चेंज करता है। जबकि नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट की ऑस्मोलैरिटी लगभग ब्लड के आसपास बराबर रहती है, तो इसलिए इसमें हीमोडायनामिक अल्ट्रेशंस इतने ज़्यादा नहीं होते। इसमें भी 2 तरह के नॉन आयनिक में भी टाइप्स आते हैं, एक हाइपर ऑस्मोलर और एक आइसो ऑस्मोलर। जो हाइपर ऑस्मोलर रहता है उसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वॉल्यूम ओवरलोड उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सेफ रहता है। जो आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट है वो किडनी के लिए और ज़्यादा सेफ है, हार्ट के लिए और ज़्यादा सेफ है। उसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड के बिल्कुल बराबर रहती है, तो उसमें वॉल्यूम ओवरलोड या वॉल्यूम मिसमैच बिल्कुल नहीं होता। हार्ट और किडनी के लिए ज़्यादा अच्छा माना गया है स्टडीज़ में, लेकिन ये और ज़्यादा कॉस्टली होता है। यानी इवन आयनिक मतलब नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट में भी इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल से या उससे भी ज़्यादा रहता है। तो ये ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर बढ़ा देता है। ज़्यादातर सेंटर्स में ऐसा किया जाता है, हमारे सेंटर में भी क्या होता है कि हम लोग नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर पेशेंट में। जो मीडियम ऑस्मोलैरिटी वाला है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट में उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं है, अनबायस्ड स्टडीज़ नहीं है जो ये शो करती है कि आइसो ऑस्मोलर और ये वाले में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ज़्यादातर ये ओमनीपैक के नाम से जी करके कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, ये बनाती है। और जो आइसो ऑस्मोलर वाला है वो विजीपैक करके आता है, वो विजीपैक करके जो कॉन्ट्रास्ट आता है वो और ज़्यादा कॉस्टली रहता है। बहुत कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है जो शो करती है कि विजीपैक ओमनीपैक से बेटर है, लेकिन हाँ, जो बहुत हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, जिनका किडनी ऑलरेडी ख़राब है या जिनका ऑलरेडी हार्ट का फंक्शन बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पे हम विजीपैक को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा इफेक्टिव है। पर ऑब्वियसली कॉस्ट टू द पेशेंट बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर केसेस में ये जो हम यूज़ करते हैं वो नॉन आयनिक होता है। ओमनीपैक वाला वो थोड़ा सा उसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से ज़्यादा होती है, वो कंपेरेटिवली आयनिक से कई गुना सेफ है, लेकिन वो आइसो ऑस्मोलर से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम अच्छा है। हाँ, कॉस्ट टू द पेशेंट उसमें ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगर आप विजीपैक वाला यूज़ करेंगे। और विजीपैक ओमनीपैक जो है ये ऑब्वियसली एक ब्रांड नेम्स है, पर ये सबसे कॉमन ब्रांड्स है जो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 80 to 85% कंपनीज या कैथ लैब्स में यूज़ होता है। तो ये वाला कॉन्ट्रास्ट ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, तो इस तरह से ही ज़्यादातर इसको पहचाना जाता है कि जो हाई रिस्क पेशेंट है वहाँ विजीपैक यूज़ करते हैं, कॉस्ट बढ़ ज़्यादा होता है। जो मीडियम रिस्क या लो रिस्क पेशेंट्स है उसमें ओमनीपैक यूज़ करते हैं। जहाँ लोग कैथ लैब में बहुत खर्चा बचाने की कोशिश करते हैं या कई बार सीटी एंजियो में, वहाँ लोग आयनिक यूज़ करते हैं। आयनिक की ऑस्मोलैरिटी और ज़्यादा होती है, खर्चा और कम होता है। लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स ऑब्वियसली जितनी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना एडवर्स इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा होगा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस किडनी डैमेज का चांस होता है। ये ज़्यादातर जो लोग का किडनी फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको ज़्यादा होने का चांस रहता है। जो लोग का किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, यंग है, उसमें कंपेरेटिव चांस कम है। उम्र दराज पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट या ऑलरेडी किडनी कॉम्प्रोमाइज वाले पेशेंट में रिस्क ज़्यादा रहता है। ये किडनी रिलेटेड जो कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी, इसका चांस 2 से 5% रहता है। ज़्यादातर केसेस में ये कॉन्ट्रास्ट जितना ज़्यादा अमाउंट पेशेंट को देंगे उसके हिसाब से बढ़ते जाता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि एंजियोग्राफी में जितना कम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो उतना अच्छा। शायद इसीलिए रेगुलर एंजियो जो है, कैथेटर एंजियो, वो सीटी एंजियो से बेटर होता है, क्योंकि रेगुलर कैथेटर एंजियो में कॉन्ट्रास्ट अमाउंट जो यूज़ होता है वो खाली 10 to 20 ml होता है, जबकि सीटी एंजियो में जो कॉन्ट्रास्ट अमाउंट यूज़ होता है वो ऑलमोस्ट 100 ml जैसा रहता है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मतलब ज़्यादा ओवरलोड और ज़्यादा किडनी को डैमेज। तो इसलिए जितना कम कॉन्ट्रास्ट आप यूज़ करेंगे बॉडी के लिए उतना अच्छा है। और किडनी रिलेटेड डैमेज अगर जो होता है वो ज़्यादातर पहले दूसरे दिन ही ज़्यादातर पेशेंट को होता है। कोई पेशेंट में यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो सकता है, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ सकती हैं। कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी को डिफाइन करने के लिए अगर क्रिएटिनिन वैल्यूज़ किसी की नॉर्मल के कंपैरिजन में 0.5 या 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर बढ़ जाती है तो उसे कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी बोला जाता है। इसको
प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि हाई रिस्क पेशेंट में एक तो आप ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट, आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें यानी विजिपेक यूज़ करें। सेकेंडली बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर से पहले प्रोसीजर के बाद पेशेंट को पानी ज़्यादा देते रहे ताकि उसका किडनी में ये कॉन्ट्रास्ट जो है वो फ्लश आउट होते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना कम पॉसिबल हो उतना कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें। हाई रिस्क पेशेंट में जितना कम आप कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे उतना पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है, उतना किडनी को डैमेज कम होगा। एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है जिसे नो कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी, नो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करने के बदले इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके उसके माध्यम से हम जज करते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ से कहाँ तक है, कितना लेंथ है, कितना साइज़ है, और उसमें बिना कॉन्ट्रास्ट 1 ml भी डाले हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग डायलिसिस पे हैं या जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उसमें ये नो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली कॉस्ट टू द पेशेंट बढ़ जाता है क्योंकि इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड काफ़ी कॉस्टली टेक्निक है, इसके कैथेटर्स कॉस्टली आते हैं तो कॉस्ट टू द पेशेंट बढ़ जाता है। रेगुलर प्रोसीजर के कंपैरिजन में लगभग 70-80,000 इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है, पेशेंट को ज़्यादा प्रिसीजन के साथ एंजियोग्राफी होती है और कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल यूज़ नहीं होता तो किडनी पर असर नहीं होता। हाँ, लेकिन कई ज़्यादातर ऑपरेटर्स ये नो कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी के या एंजियोप्लास्टी के बदले मिनिमम कॉन्ट्रास्ट या लो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, जिसमें आईवेस के साथ एक आध छूट लेके या एक आध 2 कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन वगैरह लेके थोड़ा सा कंफर्म करके सबसे कम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं। रूटीनली एंजियोग्राफी में 10 to 15 ml कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है, एंजियोप्लास्टी में यूजली 50 ml से 100-150 ml कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। इसलिए एंजियोग्राफी के दौरान किडनी डैमेज होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहता है, एंजियोप्लास्टी के दौरान किडनी डैमेज होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, इस वजह से डैमेज होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए ये डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज़ होगा उतना पेशेंट को नुकसानदायक है। बचाने के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं और कुछ हाइड्रेशन वगैरह करके बचाने का प्रयास करते हैं बॉडी को, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे उतना डैमेज होगा। तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पैरामीटर है, अगर आप पूछना चाहें कि क्या कर सकते हैं ताकि किडनी पर डैमेज ना हो, तो सबसे पहले तो है कि हाई रिस्क पेशेंट या जिनकी किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है उसमें तो एंजियो करो ही ना। अगर कर रहे हो तो जितना कम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करो उतना अच्छा। बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। एक N-acetylcysteine करके दवा आती है, म्यूकोमिक्स या इस नाम से ब्रांड से आती है, इसको किडनी वाले पेशेंट में दिया जाता है, पर ऐसी कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं है जो शो करती है कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट पेशेंट की किडनी को प्रोटेक्शन में फ़ायदा, किडनी के टर्म्स में फ़ायदा मिलता है। जो लोग पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं और ये कॉन्ट्रास्ट बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पा रहा है, वहाँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद डायलिसिस करना ज़रूरी है। इसमें एंजियोग्राफी किया या प्लास्टिक किया और तुरंत 1-2 घंटे के अंदर पेशेंट को डायलिसिस के लिए ले लिया, ये करना चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रास्ट जो है जो किडनी नहीं निकाल पा रही है वो डायलिसिस के माध्यम से बॉडी से निकल जाए। तो इसलिए जहाँ पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे हो, यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं आ रहा है, वहाँ पे अगर आपको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करनी है तो एज फार एज पॉसिबल तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो डायलिसिस के कवर में ही उसको करना चाहिए, बिना उसके नहीं करना चाहिए। तो आज के टॉपिक पे हमने ये बात की कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, क्या किडनी पर असर करता है। ज़्यादातर आप ये मान के चलिए कि कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड नेफ्रोपैथी जो है ये बहुत कम पेशेंट्स में बहुत परमानेंट किडनी डैमेज होता है। इसमें हार्डली 1 या 2% पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और परमानेंट किडनी फेलियर में जाते हैं। पर जो भी है एज़ फार एज पॉसिबल आपको किडनी को बचाने का कोशिश करना है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कैसा होता है और प्रोसीजर्स में क्यों हम एंजियोग्राफी कब करते हैं कब नहीं करते, तो वो बारे में समझना और जानना आपके लिए ज़रूरत है। यही आज के टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप मेरा कंटेंट यूज़फुल था और आपको इसको कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझने में थोड़ी मदद मिली होगी कि बेसिकली कहाँ डिफरेंस आता है कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर में और एक्चुअली में कॉन्ट्रास्ट कम और ज़्यादा यूज़ करने का और नो कॉन्ट्रास्ट और लो कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी क्या होती है, उसको मैंने डिस्कस किया। यदि आपको मेरे कंटेंट यूज़फुल लगा तो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियोज़ को लाइक कीजिए। हमारे चैनल का भी पर्पज़ यही है कि आपके लिए साइंटिफिकली करेक्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम अवेलेबल कराते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना ना पड़े, आपको जगह जगह डॉक्टर्स और फ्रेंड्स से पूछना ना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल हो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियोज़ को हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि कोई और क्वेरीज या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के पूछ सकते हैं, या कोई और टॉपिक्स पर अगर आप चाहते हैं हम फ्यूचर में बात करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बता सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। सो दिस डॉक्टर नवीन अग्रवाल, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा सुना और समझा। आई होप कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड इशूज़ आपको दिमाग में क्लियर हो गए होंगे और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर
अभी भी आते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, पर फिर भी आई होप कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी ताकि हम फ्यूचर में अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।